माडवी हिडमा अमर रहे, कॉमरेड हिडमा अमर रहे. This basically stems from hardcore left ideology, Marxism. And obviously जो left leaning parties हैं इंडिया की, चाहे वो CPIM है या all these left parties, हाँ. उनके लिए नक्सलिज्म का इंडिया से खात्मा होना is like a political death for them. Okay. Because they are ideologically very moved to this kind of movements and they support violence. अगर ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इन प्रोटेस्ट को एयर पोल्यूशन का ही प्रोटेस्ट ना रहने के बजाय उनको ऐसे क्यों करा जाता है? And when I say by academical sanctity, I mean pieces or books you write romanticizing these Naxals, romanticizing their movement, giving it a picture saying that, oh, they're fighting for human rights, they're fighting for their rights. What you don't realize is that, the moment you pick up a gun against the state, you are not asking for your rights, you are basically rebelling against the country. Asking for rights have many meanings to it. You could easily fight elections if your movement is so strong. If everybody is with you, you will win landslide. क्यों नहीं जीतते आप? BSF का ऑफिसर तो नहीं आके देकर गया ना कि बेटा ये तुम गन पकड़ो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम ये गन पकड़ो, हम पे गोली चलाओ. ये उसी ने पकड़वाई जो इस गन से फायदा लेता है. So who we call the white collar terrorists. जो इसी चीज को रोमांटिसाइज करता है, उस आदमी के हाथ में गन देता है. Okay. उसके लिए लिखता है और अपने लिए जो है एक आलिशान लाइफ बनाता है. ठीक है, वो खुद खान मार्केट में दिल्ली में 500, 1000, 2000, 3000 रुपए का कॉफी शॉप में बैठ के बिल भरेगा. बट उसी नक्सल को बोलेगा जब तक वो नक्सल मरेगा नहीं तब तक उसका वो दैट ही इज नॉट एबल टू पे दैट मनी. सो इट्स अ विशियस सर्कल, इट्स अ विशियस साइकिल. हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट. मैं हूं रानू सिंह और हमारे साथ है राजा मुनीफ सर. हेलो सर. हेलो रानू, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बस मेरा गला ठीक नहीं है. ये वेदर इज लाइक दैट. या एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट नहीं किया आपने गले के लिए अपने? वो सर सोच रही हूँ मैं, बट ऐसा है ना कि प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है. प्रोटेस्ट कुछ और ही लग रहा है. तो आज दोस्तों हम बात भी इसी पर करने वाले हैं कि इंडिया गेट पर दिल्ली एयर पोल्यूशन पर प्रोटेस्ट हुआ है. एंड पिछले 5 साल में ही प्रोटेस्ट नहीं हुआ. पोल्यूशन ऐसा लगता है कि इसी साल आया है, पहले कभी नहीं था वो पोल्यूशन, लेकिन इस साल आ गया तो प्रोटेस्ट हुआ है. एंड उसके बाद फिर ये भी आ गया कि वहाँ पर ही कुछ स्टूडेंट्स थे जो पोल्यूशन तो छोड़ो, वहाँ पर नक्सल्स के नारे लगाने लग गए, जिसमें हिडमा माओइस्ट है जो सीनियर कमांडर था, उसकी अभी डेथ हुई थी. उसको हमारे BSF तो प्रोटेस्ट में नारे लगे कि माडवी हिडमा अमर रहे, कॉमरेड हिडमा अमर रहे. उसे ग्लोरीफाई किया गया. तो पहली बात तो कि ये थे कौन और ये प्रोटेस्ट एयर पोल्यूशन को लेकर था, लेकिन इसका नैरेटिव वहाँ क्यों चला गया जहाँ नहीं जाना चाहिए था? देखो, दिस इज अ क्लासिक लेफ्ट बेसिकली यू कैन से अ टेक्स्ट बुक प्ले कि ये एनवायरनमेंट के नाम पे एक्सेप्ट एनवायरनमेंट हर दूसरी चीज़ को जो है, जो इनके एजेंडाज हैं उनको ये पुश करते हैं. चाहे फिर वो इस बार इन्होंने पोल्यूशन का बहाना लेकर, it's a clear excuse they took of pollution, because वहाँ पर इन्होंने पोल्यूशन और इन्वायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं की. वहाँ इन्होंने नक्सल, हिडमा, द काइंड ऑफ नक्सलाइट्स का जो मूवमेंट है ये उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे. Okay. तो बेसिकली दिस टेल्स यू कि दिस इज द क्लासिक लेफ्ट टेक्स्ट बुक थिंग. और ये जो है ये हमने सिर्फ इंडिया में नहीं देखा, राइट. वी हैव सीन कि काफ़ी टाइम से चल रहा है कि इंडिया में जेनजी क्यों नहीं रिवोल्ट करता, जेनजी क्यों नहीं रिवोल्ट करता, राइट. एंड नेपाल में हमने जेनजी देखे, बांग्लादेश में हमने जेनजी देखे, राइट. एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिमिलर एनवायरनमेंट कि यहाँ पर भी जो है जेनजी किसी न किसी बात पे प्रोटेस्ट करें. अब प्रॉब्लम ये है कि जो नक्सलिज्म है, दिस बेसिकली स्टेम्स फ्रॉम हार्डकोर लेफ्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिज्म. एंड ऑब्वियसली जो लेफ्ट लीनिंग पार्टीज हैं इंडिया की, चाहे वो CPIM है या ऑल दीज लेफ्ट पार्टीज, उनके लिए नक्सलिज्म का इंडिया से खात्मा होना इज लाइक अ पॉलिटिकल डेथ फॉर देम. Because they are ideologically very moved to this kind of movements and they support violence. Left is extremely violent, or they only believe in violent movements. ठीक है. सो जितनी ये मूवमेंट खत्म होती जा रही है उतना जो लेफ्ट का जो एक वो नैरेटिव है जो आप कह सकते हो जिस पे पॉलिटिक्स खेलती है ग्राउंड पे पावर में आने के लिए, वो खत्म होती जा रही है. तो ये क्लासिक लेफ्ट टेक्स्ट बुक डिस्प्ले था of कि to revive sort of their debate in the society.
to give intellectual sanctity, जिसको हम बोलते हैं, to Okay. Naxalism or to violence. Pretty much similar what they do with the Islamists as well. जो आप Arfa and Rana को देखते हाँ. हो, right? They do it on this side, and left does it on this side, on the other side as well. So Okay. this was a continuation of their basically you can say plan, or that is what we saw at India Gate. या क्योंकि जो स्टार्टिंग में मेजर्स आए थे जिसमें वो पुलिस वाला बेसिकली उसको दबा रहा था स्टूडेंट को, तो उसमें जब वो विजुअल्स जब वायरल हुए थे तो लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि ओ माय गॉड, ऐसे कैसे कर सकते हैं पुलिस वाले, वो इतना क्रूअल कैसे हो सकते हैं, ये तो प्रोटेस्ट एनवायरनमेंट के लिए है, एयर पोल्यूशन के लिए है, फ्रीडम नहीं रही और ये सारी चीज़ें। और दूसरा यही कि इस प्रोटेस्ट को मतलब आगे भी मतलब अगर ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इन प्रोटेस्ट को एयर पोल्यूशन का ही प्रोटेस्ट ना रहने के बजाय उनको ऐसे क्यों करा जाता है? नहीं, क्योंकि फिर आपको परमिशन नहीं मिलेगी ना। मैं जाके बोलूँ कि मुझे एनवायरनमेंट पे प्रोटेस्ट करना है, यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द गवर्नमेंट विल से यू हैव अ राइट, सो यू गो एंड डू इट। अब वहाँ जाके मैं अपना जो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा, उसको चलाऊंगा तो ऑब्वियसली वो तो होगा ही। तो अब अगर मैं ये जाके बोलूँ कि मुझे नक्सलिज्म के फेवर में करना है, तो no government is going to give you permission, right? Naxalism is a violent movement. It's as good as a terrorist movement. Okay. So how would you go and say कि I want to support something which is violent and which is basically Naxalism is waging war against India, against the state of India, against the state of तो आप कैसे उसको अलाउ करोगे? That is seditious, out and out seditious. Okay. और जहाँ तक कि photographs का सवाल है, देखो that student was being detained by the police. We don't know what happened a frame before that. Yeah. Right. So world over आप ये देखोगे कि usually you will see police being brutal and all those photographs coming and how they treat. It's a global phenomenon. But there is always two sides to the picture. There are always two sides to a coin. Yeah. These students were not detained by the police because they were protesting for environment. They were detained by the police because they were protesting for Naxalism, for promoting Naxalism. They were promoting state of act of war against the state of India, against the government of India. And so that is police job to detain them. तो फिर दूसरा ये था कि जो मतलब इनके कॉलेजेस में प्रोफेसर्स होते हैं जिनके नाम अभी आए हैं, आयशा है और कुछ भी और ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो ऐसी आइडियोलॉजी स्टूडेंट्स में लेकर आते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट, जिसमें वो वायलेंस को एज अ क्रांतिकारी प्रमोट करते हैं। तो इन प्रोफेसर्स पर कैसे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को? See, unfortunately, हमने ये बहुत सालों से देखा है, और GNU is a classic example of that, कि आप जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप not only intellectual, but I would say आप एक academical sanctity देते हो violence को. And when I say by academical sanctity, I mean pieces or books you write romanticizing these Naxals, romanticizing their movement, giving it a picture saying that, oh, they're fighting for human rights, they're fighting for their rights. What you don't realize is that, the moment you pick up a gun against a state, you are not asking for your rights, you are basically rebelling against the country. Asking for rights have many meanings to it. You could easily fight elections if your movement is so strong. If everybody is with you, you will win landslide. क्यों नहीं जीतते आप लोग? Why has left not won politically in India? Why have they been wiped out of India? Right? Yes. You have to ask these questions to the left. So as I said, it is because of that. So ये intellectual cover to war against the state and this academical cover, ये काफी time से चलता आ रहा है. And since this was promoted politically as well, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम तक आपके पास एक ऐसी सरकार थी जो would be basically in coalition with parties like this. So these parties had a lot of say in the center. They were part of the power in center, right? They were part in UPA1 as well. So when you have people in power who promote these kind of ideologies, of course, then it is going to seep out into your institutions as well. So this is what you saw with Jamaat-e-Islami in Kashmir, right? Jamaat institutionalized its people within the ranks and files of the government, academia.
So this is how you convert students, and then these professors, because they ideologically, believe into all these things, then they prepare the next, batch of students. So this cycle keeps going on. That is how they survive in their political ideology. ओके इसमें ये भी है कि सोशल मीडिया पे भी नक्सलाइट्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है, जैसे कुछ लोग इस चीज़ को नरेटिव को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जांपल वो लोग हमेशा इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि ओ माय गॉड उन्होंने ये चूज़ नहीं किया था, पर उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी इसलिए उन्हें चूज़ करना पड़ा, उनके हाथों में बंदूक थमा दी। इसको नॉर्मलाइज करते हैं और फिर उसको वही कि उनकी कोई गलती नहीं है इस चीज़ के लिए। तो जो इस साइड जो मतलब बीएसएफ के जवान से उनकी डेथ हो रही है या सीआरपीएफ के जवान से जो उनसे लड़ के डेथ हो रही है, इतना वो भेदभाव क्यों है फिर उस चीज में? No, because romanticizing violence has always been a part of a strategy, of inimical forces. So it's a classic victimhood mentality कि इसके हाथ में गन थमा दी गई। किसने थमाई? बीएसएफ का ऑफिसर तो नहीं आके देकर गया ना कि ये बेटा ये तुम गन पकड़ो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम ये गन पकड़ो और हम पे गोली चलाओ। ये उसी ने पकड़वाई जो इस गन से फायदा लेता है। सो who we call the white collar terrorist, जो इसी चीज को रोमांटिसाइज करता है, उस आदमी के हाथ में गन देता है, ओके उसके लिए लिखता है और अपने लिए जो है एक आलिशान लाइफ बनाता है। ठीक है, वो खुद खान मार्केट में दिल्ली में 500, 1000, 2000, 3000 रुपए का कॉफी शॉप में बैठ के बिल भरेगा, बट उसी नक्सल को बोलेगा जब तक वो नक्सल मरेगा नहीं तब तक उसका वो दैट ही इज नॉट एबल टू पे दैट मनी। सो इट्स अ विशियस सर्कल, इट्स अ विशियस साइकिल। सो इंटेलेक्चुअल कवर जो है उसकी वजह से, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे कि व्हेन यू से यार forces lost their man, oh that is their duty, they get paid for it, exactly, right? Yeah, but they're humans, they have families, they have children. Right? This guy got the gun because he was a very dumb man who got into your talk because you also got paid for it to make sure that he lifts the gun so you have a very luxurious life. True. How many intellectuals who say oh gun thama di gayi and bada ye hai, how many of them have actually picked up the gun? None of them would pick up the gun because they know consequences. The consequences. They know they are they know that they are going to live off this. So these are vultures. ये basically vultures हैं जो लोगों को at the lowest of the food chain उनको मार के उनका मांस खाकर अपना घर भरते हैं। True. और ये जिनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में जिनके नारे लगाए गए हैं, माडवी हिडमा, वो कौन थे? See, Hidma was a very old Naxal leader who has been leading this Naxal attacks in Chhattisgarh and other regions, the whole belt, Jharkhand, Chhattisgarh and all that. It's a collaborative movement. अगर आप देखोगे, Hidma was also somebody, अगर आपको याद होगा 2010 में CRPF पे अटैक हुआ था, 72 CRPF personnel lost their lives. Hidma was a part of that as well. Okay. Of planning of that as well. So he was a very, you can say, a top-notch commander of the Naxalites, and eliminating him is a great success for and also I would say closure for the families of 72 Jawans or other Jawans who have lost their lives while battling Naxalism. Whether it's not only Jawans, even civilians. These Naxals brutally kill civilians. कोई उसकी बात नहीं करता है. Exactly. The civilian deaths, they torture them, they maim them, they kill them. Nobody talks about those civilians. उनका क्या? But what about their human rights? Who's going to speak about their human rights? और वो स्टूडेंट्स हिडमा को फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं। इसमें इवन जब आपने बोला कि 79 जब हमारे जवान्स 2010 की बात है, तो उसमें भी ये बात सामने आई थी कि जेएनयू में उस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया था कि ये हमारी जीत हुई है कि 79 जवान्स की डेथ हुई है। नक्सल्स को सेलिब्रेट किया गया था। Because Naxal movement is the ideology of the left, of the Indian left political parties. Okay. Not only the ideology of them, but they are also involved in their somewhere with their arms and their trainings as well. Indirectly, they might be linked as well, right? Okay. So obviously, they are going to romanticize it in JNU because JNU is the intellectual hub of the left, has been for a very long time. That is where they would produce, baby vultures who would then feed onto babies living in villages. And that is how it works.
या और एक तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इतना इम्प्रूव किया है इस चीज़ को कि उस टाइम से 2014 से अमित शाह ने वर्क करना स्टार्ट किया इस पे, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। नक्सल्स बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इट हर्ट्स कि आज भी प्रोटेस्ट में उनके लिए सिंपैथी दिखाई जा रही है। Yeah. एंड चांसेस थे कि कह सकते हैं इसको कि ये एक मतलब जो नेपाल में, बांग्लादेश में जिस चीज़ को शुरू किया था प्रोटेस्ट को, वो तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ और ही हो गया। दो पार्ट है तो इसके। यहाँ पे भी वो ट्राई करने की Yeah, कोशिश so थी। there are two things into it. One is the way Home Minister Amit Shah has been very clear कि I'm going to wipe out Naxalism. Yeah. Will end it. He's almost ended it. ठीक है, आज की डेट में look at the Naxalism in these areas. It's almost gone to zero. Those who surrendered. Those who have not been surrendered are being hunted down and being killed like Hitman. Right, number one. So I think Naxalism in India is truly over. The violent Naxalism I'm talking about. So this protest was about the left trying to, you can say, revive or give a political message to the dying people or the movement people who have been still, somewhere, you can say, sympathetic to the movement in other parts. We are still talking about it. We still have the need to do it. Second thing is, as I earlier said, that कि ये जो Gen Z protest का चल रहा है, जो BBC ने भी story की थी, and all those people, right? They are trying to revive these things in India कि किसी तरीके से यहाँ पर riots हो, किसी तरीके से Gen Z जो है वो सड़कों पर आए, and they are looking for small issues. हाँ. So ये भी इन्होंने एक issue में fit किया है. So it has both internal, messaging to it and also external posturing to it. Both of the things are there. क्योंकि प्रोटेस्ट होना होता तो पहले भी हो चुका होता ना, इसी साल क्यों डिसाइड किया कि इसी साल हम एनवायरनमेंट के लिए आवाज उठाने? नहीं, ठीक है, देखो, I'll tell you something. I'm amazed that despite all the ministers, the Prime Minister himself, and all the bureaucracy sitting in Delhi, they make everybody breathe, including themselves, this toxic air. When there is a solution to it. It's not that it doesn't have a solution. It just means it has a solution. So I think, talking about environment in Delhi is very, very important because at the end of the day, it is affecting everybody's life. But hijacking that and promoting Naxalism is a classic left thing, right? And they found an opportunity saying that, chalo, hum is pe protest karte hain. And they have been exposed onto this, completely exposed onto this. Okay. And अब इस पर गवर्नमेंट को कैसे वर्क करना चाहिए कि प्रोटेस्ट ही रहे? No, it's very simple. If देखो, these students have gone to jail, right? So government, you do your protest, but if you say I'm going to protest on environment and you talk about terrorism or Naxalism or violence, then you go to jail. Then you deserve to go to jail. So the government should act the way they should act. They should be behind bars. So दोस्तों, अब इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।